ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या ईएमएफ है, वोल्टेज जिसको बोल देते हैं, तो वो उसकी ना हम एक वेव बना देते थे, साइनोसॉइडल वेव हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की भी वेव बनाई जाती है। तो ये कहा जाता है कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा, या फिर अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन का मतलब होता है उसके बारे में अंदाजा लगाना। तो सबसे पहले मैक्सवेल ने ही कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक वेव ट्रेवल कर रही होगी तो वहां मैग्नेटिक वेव भी ट्रेवल करेगी। ठीक है। और इसी वजह से जो मोबाइल फोन्स हैं या रेडियो वेव्स हैं, वहां पर हम हमेशा ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक वेव है तो वहाँ मैग्नेटिक भी है, मैग्नेटिक वेव है तो वहाँ इलेक्ट्रिक वेव भी है। दोनों वेव साथ साथ ट्रेवल करती हैं। और ये प्रेडिक्शन सबसे पहले मैक्सवेल ने लगाया था। कैसे? नोट करेंगे दो लाइन। पहली लाइन लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ, ये ना पूरा बंद कर देना, दबाकर दबा देना आप। ठीक। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ electromagnetic induction, according to Faraday's law of electromagnetic induction, a time varying magnetic field a time varying magnetic field a time varying magnetic field is a source of changing electric field, is a source of changing a time varying magnetic field is a source of changing electric field, is a source of changing electric field। ठीक है। कि अगर टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ऐसा किसने बोला था? फैराडे ने बोला था। उसके बाद मैक्सवेल ने क्या कहा? नेक्स्ट लाइन लिखें, ऑन द बेसिस ऑफ हिज थ्योरेटिकल स्टडीज मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट, ऑन द बेसिस ऑफ हिज theoretical on the basis of his theoretical studies, Maxwell argued that Maxwell argued that a time varying electric field is a source of टाइम के साथ चेंज होने वाला, टाइम वेरिंग, जो टाइम के साथ साथ चेंज होता है, बस ये मतलब। a time varying electric field is a time varying electric field is a source of changing magnetic field, is a source of changing magnetic field। ठीक है।
नेक्स्ट नोट करेंगे, दिस मीन्स दैट the change in either field this means that the change in either field ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक produces the other field. Electric or magnetic produces the other field. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगातार चेंज हो रहा है तो फिर वो एक चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो उसको भी प्रोड्यूस कर देगा। अगर कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देगा। तो एक फील्ड अगर है चेंजिंग होना चाहिए बस वो, ठीक है, तो वो दूसरे को नहीं, उस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हम घर में भी ये देखते हैं कि कहाँ था करंट कैरिंग, सुनिए, जब हम करंट कैरिंग वायर की बात करते हैं ना, कि जैसे एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर जो है उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं घर में, जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं किसी ऐसी चीज की, जैसे मान लीजिए हमारी वॉच है, तो हमारी वॉच में भी तो एक बैटरी पड़ी हुई है, तो उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ उस करंट से प्रोड्यूस होगा जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा भाई, जहां पर भी करंट फ्लो कर रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो आसपास प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर, क्या हुआ, तो उससे क्या करोगे? चलिए, तो चेंजिंग होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नोट करें, इससे ये समझ में आता है कि अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा, या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसी के दोनों के, ऐसी ही दो वेव्स के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नोट करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, thus an electromagnetic wave is a wave, thus an electromagnetic wave thus an electromagnetic wave is a wave electromagnetic wave is a wave radiated by an accelerated charge, radiated by an accelerated charge, and which propagates through space and which propagates through space and which propagates through space as coupled electric and magnetic field, propagates through space as coupled electric and magnetic fields। स्टार्टिंग से पढ़ देना। हाँ, और थोड़ा है, लेकिन हफ्ते भर के अंदर करने लगेगा मन। कब स्कूल कब से खुल रहे हैं? मंडे से। हाँ, तो आप देख लेना कि वो मंडे से जब दिखाई देगा ना, और समझ में भी आ जाएगा
कि जल्दी से जल्दी ही सिलेबस सब कंप्लीट कराना चाहेंगे। बस ये शुक्र मनाना कि वो जो ओमिक्रॉन है वो ज़्यादा खतरनाक ना हो। क्या हो गया? वो तो बता रहे कि जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी कम अब पता नहीं क्या है, कोई कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा डरा देती है कि जनवरी में 10-10 लाख केस आएंगे, 12-12 लाख केस आएंगे डेली के। हाँ हाँ। इससे मतलब है, इससे मतलब है, सही बात है। नहीं, वो हम अपने वहाँ की बात करेंगे ना, इंडिया की बात करेंगे ना। अच्छा, इंडिया की। अच्छा, तो मैंने देखा नहीं, 84,000। चलिए, space has coupled electric and magnetic fields, comma, oscillating perpendicular to each other, comma, oscillating perpendicular to each other, perpendicular to each other and to the direction of propagation of the wave. And to the direction of propagation of the wave. And to the direction of propagation of the wave. इसमें ऐसा होता है कि जैसे ना, जैसे एक ना स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक पानी की मोटर के साथ, पंप के साथ, वाटर पंप के साथ, और यहाँ पर एक नोजल ऐसे लगाई जाती है और एक ऐसे। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल पाइप है, ये पूरा का पूरा सिंगल पाइप है। जब इधर से ये पानी फेंकता है ना, जब ये इधर से पानी फेंकता है, तो होता क्या है कि ये पानी इधर फेंक रहा है और इसको रिएक्शन फोर्स जो है वो पीछे की तरफ मिल रही है। तो इसकी वजह से इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये इधर पानी फेंकता है तो ये भी पीछे की तरफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये पीछे की तरफ इधर फोर्स लगेगी, इसकी रिएक्शन फोर्स, और इसकी इधर, तो ये अल्टीमेटली ऐसे 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 घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसको ये बोला जाता है, इसको कपलिंग बोला जाता है, कपलिंग बोला जाता है। कपलिंग का मतलब ये है कि इधर वाला पाइप और इधर वाला पाइप जो है, भले ही, हाँ, भले ही इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो, लेकिन इनको साथ साथ इन्होंने कपल कर रखा है। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर जो ये बोला गया है कि कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों के दोनों हर इंस्टेंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। पहली चीज तो ये, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हर इंस्टेंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और तीसरा क्या, कुछ ये वाला तो कुछ वो होता है ना, वो शायद सुमो पहलवान वगैरह वो कुछ करते हैं, कराटे वगैरह, मार्शल आर्ट्स वगैरह, ये दोनों। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली देखकर ऐसा लगा ना, वो पूरा वो क्या, वो कह रहा है ये वैष्णो देवी से घूम के आया क्या? नहीं, 2 दिन से तो वैष्णो देवी वाला ही एटमॉस्फेयर हो रहा है। तो इसको कपलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों आपस में कपल्ड होंगी। कपल्ड का मतलब ये है कि हर इंस्टेंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और उसके साथ साथ जो डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होगी। मैं अभी बनाकर दिखा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर बनाए ऐसे वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस और एक्स एक्सेस। ठीक है, ये होगा। अब ये सोचिए कि जब ये पॉजिटिव वाई एक्सेस इधर है तो नेगेटिव वाई एक्सेस कहाँ होगी, नीचे की तरफ। पॉजिटिव वाई एक्सेस जब ऊपर की तरफ तो नेगेटिव वाई एक्सेस नीचे की तरफ। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं
ये जो वेव है ना, वेव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। हमने कहा वेव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक वेव की बात कर रहा हूँ अभी। ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो वाइब्रेट कर रही है ये वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे। और एक्स एक्सिस के अलोंग ये ट्रैवल कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो ये ट्रैवल कर रही है, और वाई एक्सिस के अबाउट ये ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। समझ गए कि नहीं? अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक वेव की। ये हो गई इलेक्ट्रिक वेव। तो इलेक्ट्रिक वेव यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए ई, इस पर ई मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर ना 3 ऐसे एरोज बना देंगे, एक एरो ऐसे, एक एरो इस तरह से, एक ऐसे, ऐसे ही नीचे की तरफ। ये इनके मैग्नीट्यूड का एरो है कि इस इंस्टेंट पर इतना मैग्नीट्यूड, इस इंस्टेंट पर इतना मैग्नीट्यूड। ये इसका वो बता रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों बनाया गया है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बनाया गया, बताऊंगा कैसे। ये ई है, इधर भी ई, इधर भी ई। अब क्या है, अब दूसरी कहानी मैग्नेटिक फील्ड की समझते हैं। तो जो मैग्नेटिक वेव है ना, मैग्नेटिक वेव भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही ट्रेवल करेगी आगे की तरफ, लेकिन वाइब्रेट कहाँ करेगी? वाइब्रेट करेगी वो जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मतलब जेड एक्सिस क्या है, ये टेढ़ी लाइन बना रखी है, मतलब ये आगे और पीछे, आगे और पीछे, आगे और पीछे वाइब्रेट करती हुई, लेकिन जाएगी एक्स एक्सिस की तरफ। ये क्या कर रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करती हुई ये जा रही थी एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसको मैं कैसे करूंगा? मैं कहूंगा मान लो इसी इंस्टेंट पर ये शुरू होती है, तो इस इंस्टेंट पर जो ये शुरू होती है इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे और ऐसे। ये मैंने इस तरह से क्यों दिखाया है कि ये ऐसे आपको दिखाई दे कि ये वेव इस तरीके से आगे की तरफ आ रही है, फिर पीछे की तरफ ऐसे, फिर आगे की तरफ अगेन ऐसे, फिर पीछे की तरफ अगेन ऐसे, इस तरह से। सर हाँ जी, सर मेरा कनेक्शन एक बार चला गया था, एक बार फिर से समझा दूंगी। अभी बता रहा हूँ। हमने ये कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग तो वेव ट्रेवल कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बनाई है मैंने। और वाई एक्सिस के अबाउट ये वाइब्रेट कर रही है, वाई एक्सिस में ऊपर नीचे। तो ये जो मैंने बनाई है वेव, ये वाली तो हो गई इलेक्ट्रिक वेव। और अब मैं बना रहा हूँ मैग्नेटिक वेव। तो मैग्नेटिक वेव के लिए क्या होगा कि ये जेड एक्सिस में आगे और जेड एक्सिस में पीछे, आगे और पीछे वाइब्रेट कर रही है। जैसे इलेक्ट्रिक वेव ऊपर और नीचे वाइब्रेट कर रही थी, मैग्नेटिक वेव आगे और पीछे, आगे और पीछे वाइब्रेट करेगी, ठीक है। लेकिन सेम इंस्टेंट पर सेम सेम मैग्नीट्यूड होगा दोनों का। कैसे? इस इंस्टेंट पर इसका मैग्नीट्यूड इतना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे आप? ऐसे। इस इंस्टेंट पर ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। एक्चुअली मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये, ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये और ये, इस तरफ देखेंगे तो ऐसे। ये मैग्नीट्यूड इसका इतना हो गया मैक्सिमम वाला, यानी कि एम्पलीट्यूड। ये ऐसे और ऐसे। इस पर आप क्या मेंशन करें? बी, बी इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब बनाने के लिए है, मैंने सेम मार्कर से बनाया है। आप क्या करना है कि एक बना देना ब्लैक पेन से और एक बना देना ब्लू पेन से, ठीक है। ये बनाने के लिए दिखा देना, 1 नंबर इसका होगा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा जाता है, क्योंकि चैप्टर में थ्योरी ही है बस इस चैप्टर में। और मैक्सिमम जो टर्म 2 का सिलेबस है उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ही है, तो स्कोर किया जा सकता है। मतलब जितना आप करके आओगे, आपको ये होगा कि हाँ ऐसा नहीं है इसमें कि अगर कुछ गलती हुई तो कट जाएगा और नंबर बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। वो वाली चीज यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो टर्म 2 का जो सिलेबस है, हाँ न्यूमेरिकल्स बहुत कम है रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में 7 ही है, उसमें भी 7 थे, इसमें भी 7 है। एक तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, और एटम्स है, न्यूक्लियाई है, रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, सेमीकंडक्टर है, और रेडिएशन। 7 चैप्टर,
एक में है रे ऑप्टिक्स में, थोड़े बहुत हैं सभी में, थोड़े बहुत, लेकिन वो बहुत बेसिक है। चलिए जी आगे नोट करेंगे आप लोग। इसमें हम एक चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट कैसे किया जाता है। कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। नोट करें, as we know that magnitudes of as we know that magnitudes of E vector and B vector are, as we know that magnitudes of E vector and B vector are related as E upon B is equal to C. It implies that E naught upon B naught is equal to C. E वेक्टर और B वेक्टर, E वेक्टर क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, B वेक्टर क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अगर सिर्फ E और B लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इनके दोनों के मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ। तो E अपॉन B C के बराबर होता है, ये हम कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। ठीक, तो इसी तरह से हमने E नॉट यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और B नॉट यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इनका भी डिवीजन जो है वो C के ही बराबर होगा। ठीक है, समझ गए ऐसा क्यों है? नहीं समझे? चलिए बताता हूँ। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और ये भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अगर E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी होगी तो B की वैल्यू भी B नॉट साइन ओमेगा टी ही होगी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ E नॉट अपॉन B नॉट ही बचा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। हम जानते हैं ना कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा जाता है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, वो कहानी अलग है कि अगर रेसिस्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें फेज डिफरेंस होता है। उतना डिटेल में मुझे यहाँ पर जाना नहीं, उतने की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम तो सीधा सीधा बोल रहे हैं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया और ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी हो गया। आगे नोट करिए, दो सॉरी E बाई बी सी कैसे आया। देखो ऐसा था कि जब हमने E की वैल्यू ली थी ना तो E हमारा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हाँ। और ऐसे ही जब हम B की बात करते हैं तो B होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये तो खत्म हो जाते हैं, ये तो खत्म हो जाते हैं और ऐसा हो जाता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, सर हाँ जी सही E अपॉन B वो भी तो था ना, वेलोसिटी सिलेक्टर में तो था ना। हाँ वही वाली लॉरेंट सोर्स में, उसी में तो निकाला था हमने, ये प्रूव करके देखा। सी आया था, सी आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जब डिवाइड करेंगे 4 पाई से 4 पाई डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा सॉरी, ये कट गया और एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। उन वैल्यूज को डालकर सीधा सीधा 3 इंटू 10 की पावर 80 आ रहा था। ठीक है, वो करके देख सकते हैं हम, हमने करके देखा भी है। ठीक तो यहाँ पर हाँ, लेकिन ऐसे ही नहीं, टाइम वेरिंग होना चाहिए वो। हाँ ठीक है, चलिए जी अभी इसको आगे करते भी हैं। ये प्रोसीजर तो यही है, इसी प्रोसीजर को एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ, नोट कर लेना इसमें। ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पर लिखे हैं कि दिस हैज बीन, यही चीज दिस हैज बीन प्रॉपरली, हाँ लॉरेंट फोर्स कौन सी फोर्स थी, ये वही वाली फोर्स जो लेंस लॉ की वजह से प्रोड्यूस होती है, जो उसी चीज को
मतलब अपोज करती है, जो उसको प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो वो करा ही नहीं था। अच्छा, वो उसका अलग फंडा चलता था, उस फंडे के हिसाब से पेपर देकर आया है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब कर लेना। दिस हैज बीन प्रॉपर्ली शोन बाय मैक्सवेल अरे ऐसी बात मत किया करो, ऐसी बात मत किया करो, बहुत सारे भाई बैठे हैं इधर। दिस हैज बीन प्रॉपर्ली शोन बाय मैक्सवेल that speed of an EM wave in free space is given by that EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, the speed of an EM wave in free space is given by C is equal to 1 upon under root mu naught epsilon naught, 1 upon under root mu naught epsilon naught। तो C is equal to 1 upon अंडर रूट म्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12। और इसको सॉल्व करके सीधा 3 इंटू 10 की पावर 8 सॉल्व करो, कर लो कैलकुलेटर से करके देख लो, यही आएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यही आएगी। ठीक है, तो 3 इंटू 10 की पावर करके देख लो, यही आएगी वैल्यू, यही वैल्यू है। अरे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, चलिए ये मिटा दो इधर से। 22/7, ये 12th क्लास के बच्चे पाई की वैल्यू पूछ रहे हैं। अरे तो किसी को भी नहीं पता है, पर 22/7 ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है क्या? पाई की वैल्यू 22/7 होती है? एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हो सकता, तो 22/7 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती उसकी, ठीक है, क्योंकि पाई को इरेशनल नंबर बोला जाता है, और 22/7 इरेशनल तो नहीं है ना, ठीक है। तो रैशनल भी कैसे है? रैशनल की एक डेफिनेशन ये होती है कि वहां पर जो हमारा न्यूमरेटर, आप उसको डिवाइड करोगे, तो वो प्रॉपर्ली डिवाइड होगा ही नहीं उसमें ना। हमको या तो टर्मिनेटिंग नंबर चाहिए, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग चाहिए होता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो 22/7 बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू है उसकी। खैर चलिए जी, अगला नोट करेंगे टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ, तो वो तुमने गलती करी है ना। चलिए नहीं ठीक है। Transverse nature of electromagnetic waves.
ट्रांसवर्स नेचर का मतलब ये है कि यहाँ तो हमने बोल दिया कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक। उसको प्रूव करना कि वो परपेंडिकुलर ही होते हैं, ये देखना है यहाँ पर, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक। बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आ रहा हूँ पानी पीकर। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताता हूँ कि जैसे आप लोग अभी टीवी वगैरह देखते हैं ना, तो एलसीडी टीवी होता है, फिर एलसीडी भी अब खत्म हो गया, अब एलईडी टीवी आता है। तो एलईडी टीवी शायद पता ही होगा, उसमें बहुत छोटे 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 एलईडीज होती हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स बोलते हैं उसको। वो आप पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे टर्म 2 में। ठीक, चलिए ठीक है। पी टाइप और एन टाइप होती है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं। तो ऐसे ही हमारे टाइम पर ये होता था कि बड़े बड़े टीवी आते थे, मतलब आगे से लेकर पीछे तक पूरी जगह घेर लेता था वो टीवी, बड़ा सा डब्बा सा होता था। तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, फिर कलर टीवी आते थे। तो मैं छोटा सा था, कलर टीवी आया हमारे घर पर। मुझे वो कलर टीवी लेकर आया था ना भैया, उन्होंने बोला कि बस बाकी सब कुछ ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना, इसके आसपास ना कोई मैग्नेट मत लेकर आना। अब मैं तो बच्चा था, दिमाग में आ गया मैग्नेट ही लेकर आऊंगा, अब तो देखूं क्या होगा, ठीक है ना। तो अब मम्मी पापा थे नहीं घर पे, मैंने कहा चलो आज ही करता हूँ ये कारनामा। कर दिया, खराब कर दिया नया टीवी। मतलब अलग 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 तरीके के ना कलर्स के पैचेस बनने शुरू हो गए उसकी स्क्रीन पर। और पापा ये कहने लगे कि यार ये क्या हो गया, फिर बोला कि भाई ये कैसे खराब हो गया। कहने लगे एक ही चीज मना करी थी, वही कर दिया होगा आप लोगों ने। कहने लगे हमारे हमारे पास तो मैग्नेट ही नहीं है। तो मैग्नेट वाकई में नहीं थी, किसी के भी पास नहीं थी, मैं पता नहीं कहाँ से ले आया था, है ना। तो कुछ समय बाद मेरे पास वो मैग्नेट मिली, तो पापा कहने लगे ये तूने करा था। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो नहीं करा, ये तो वैसे ही मैं तो खेल रहा था, और मुझे तो पता भी नहीं ये क्या था। बस फिर वो जब दो पड़ते हैं ना कान पर, तब सच उगलने लगता है। तो ये चीज होती है कि जब बोल दिया कि ये ऐसे ही होता है, कि नहीं करके देखूंगा ऐसे कैसे होता है, बेवकूफ समझा है क्या हमको। क्या, ये कलर टीवी के साथ करा था, एलईडी के नहीं भैया, मत करना, मत करना, है ना, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। फिर भी करके मत देखना, करके मत देखना, क्योंकि पैसों की आती है ना चीज। चलिए जी, तो ना इसमें आप क्या करें, नोट करेंगे कि यहाँ पर कंसिडर, मैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रूव करना चाहता हूँ। क्या उछाल रहे हो, क्या है। हाँ मतलब वो तो पता चल गया, पेन का ढक्कन था। सर आ गया सर। चलिए, 3.3 to 10 to the power 8. consider an elementary parallelopiped consider an elementary parallelopiped ABCDEFGH, पैरेललोपाइप्ड बताता हूँ अभी, ABCDEFGH। जैसे हम किसी भी पाइप की बात करते हैं ना, तो पाइप सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो अगर क्यूबॉइड की शेप का एक पाइप ले लिया जाए, पैरेललोपाइप्ड बोल देते हैं उसको, ठीक है। कंसिडर एन एलिमेंट्री parallelopiped ABCDEFGH as shown, as shown। अब एक डायग्राम बना लेना आप, एक ना क्यूबॉइड बनाना है आपको। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब ये लिखें एन कैप, यहां लिखना बेटा ई एक्स, कैपिटल ई, सब्सक्रिप्ट में एक्स, यहां पर भी एन कैप, और इधर लिखना ई एक्स डैश, ई एक्स डैश, और इधर लिखिएगा dx, इधर लिखिएगा dz, और इधर लिखना dy। ठीक है। पैरेललोपाइप्ड की मैं बात क्यों कर रहा हूं, हमने ना ये कहा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हैं तो उनको हम ट्रांसवर्स नेचर बोल देते हैं। तो अब हमको ये चीज प्रूव करनी है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरीके से ट्रैवल करती हैं, इस तरीके से ट्रैवल करती हैं, तो हम उसको स्टडी करने के लिए, हम कभी भी किसी भी बड़े एरिया को स्टडी करने के लिए हम छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमने वो जो छोटा सा एलिमेंट है वो क्यूबॉइडल शेप का ले लिया। ठीक है, क्यूबॉइडल एलिमेंट ले लिया। आप चाहो तो सिलेंड्रिकल ले सकते हो, स्फेरिकल ले सकते हो, लेकिन क्यूबॉइडल लेने से हमको चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि क्यूबॉइड की 3 डायमेंशन होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलाउंग हमने क्या लिया, ये, ठीक है, जो इसकी लेंथ है। वाई एक्सिस के अलाउंग हमने इसकी हाइट ले ली, और जेड एक्सिस के अलाउंग हमने इसकी ब्रेथ ले ली। ठीक है, मतलब यही जो शेप बन रही है ना, ये जो शेप है, हमने इस शेप का, मान लीजिए कि एक यहाँ का छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो छोटा सा क्यूबॉइड की शेप का ले लिया, समझ रहे हैं, छोटा सा हमने उसको क्यूबॉइड की शेप का ले लिया। अब हम इसको स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स तो इस पैरेलल पाइप के अंदर भी एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ये शेप बन रही है इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। तो इसमें इलेक्ट्रिक वेव भी होगी, इलेक्ट्रिक वेव का भी थोड़ा सा पार्ट होगा, और मैग्नेटिक वेव का भी थोड़ा सा पार्ट होगा। ठीक है, तो अब आप इसी में आगे नोट करें, मैं इसे मिटा रहा हूं इस तरफ से, और सिर्फ दिखाने के लिए अभी जो ये डायग्राम बनाया है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया, तो हमने अभी अभी जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा था, जो मैंने मिटाया है, उस डायग्राम में हमने ये कहा था कि वाई एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही थी इलेक्ट्रिक वेव, और एक्स एक्सिस के अलाउंग जो है वो ट्रेवल कर रही थी। मैग्नेटिक वेव जो है वो जेड एक्सिस के अलाउंग आगे पीछे वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन ट्रेवल वो भी एक्स एक्सिस के अलाउंग कर रही थी। तो हमने ये कहा कि ये जो ई एक्स है, ई एक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, ये कहाँ इलेक्ट्रिक, मतलब ये इलेक्ट्रिक वेव जो है वो कहाँ ट्रेवल कर रही है, एक्स एक्सिस के अलाउंग। ठीक, तो इसको मैंने यहाँ पर अभी ई एक्स लिखा, इसको लिख दिया ई एक्स डैश, मतलब पीछे की तरफ। तो पीछे की तरफ ट्रेवल तो वो कर नहीं रही है, ठीक, लेकिन ये बनाया क्यों है, लिखा क्यों है, अभी समझाता हूँ आपको। पहले नोट करें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, इसी में नोट करेंगे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस, the total electric flux, the total electric flux through this closed surface, the total electric flux through this closed surface must be zero at it, as it does not enclose any charge. Must be zero as it does not enclose any चार्ज। अगर किसी भी हम एक ऐसे सरफेस की बात करें, उसके उस सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि जो एनक्लोज्ड, उसके अंदर जो एनक्लोज्ड फ्लक्स है वो हमेशा जीरो ही होगा। ठीक, तो गॉस लॉ है ये, गॉस लॉ। तो नोट करें, दैट इज
क्लोज्ड लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लोज लूप सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। यहां पर कौन से लूप की बात कर रहे हैं, यहां लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये जो पूरा का पूरा जो ये एक वॉल्यूम है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो हमने ये जो सर्कल बनाया है, सर्कल का मतलब क्या है कि इस पर, और सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल का मतलब क्या है, एरिया इंटीग्रल। तो हमें कितनी सरफेसेस लेनी पड़ेंगी, 6 सरफेसेस लेंगे, क्योंकि क्यूबॉइड है। तो एक सरफेस राइट वाली, एक सरफेस लेफ्ट वाली, एक टॉप वाली, एक बॉटम वाली, एक फ्रंट वाली और एक बैक वाली। तो उन सबको दिखाते हैं अभी। भाई ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बता दो। यस सर। ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। अब नोट करें, यहाँ पर पहली सरफेस में लूंगा ए बी सी डी, एक ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, हाँ इधर डी एस वेक्टर भी लिखें, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ए बी सी डी, कौन सी सरफेस हो गई, ए बी सी डी, तो एक राइट वाली, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक बैक वाली लिख लो, लेफ्ट वाली, तो ये हो जाएगा ई एफ जी एच। आ रहे हैं ना अभी, ये अपर लिमिट नहीं है, मतलब ये लोअर लिमिट नहीं है, बता रहा हूं अभी, ये लूप है। हाँ, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया राइट वाला और लेफ्ट वाला। ऐसे ही अब लिखेंगे फ्रंट वाला और बैक वाला। तो फ्रंट वाला क्या होगा, ए बी एफ ई, ए बी एफ ई फ्रंट वाला, बैक वाला क्या हो गया, डी सी जी एच। प्लस फ्रंट और बैक ले लिया, टॉप और बॉटम लेते हैं, टॉप वाला एफ बी सी जी, एफ बी सी जी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन, ये तो टॉप वाला हो गया। अब बॉटम वाला ए डी एच ई, ठीक है। अब नोट करेंगे आप इसमें द पेयर्ड इंटीग्रल्स, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो इनके बारे में लिख रहे हैं, द पेयर्ड इंटीग्रल्स are the paired integrals are the contributions from the faces normal to, are the contributions from the faces, contributions from the faces normal to x, y and z axes respectively, x, y and z axes respectively। हमेशा जब हम सरफेस इंटीग्रल करते हैं ना, तो जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होती है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आप ये देखो कि जब मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूँ, एबीसीडी ए बी सी डी, तो इस सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, इसका परपेंडिकुलर। ऐसे ही अगर मैं ई एफ जी एच की बात कर रहा हूँ, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। फिर मैं फ्रंट की बात करता हूँ, ए बी एफ ई, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, आगे की तरफ। ऐसे ही जब बी सी जी एच की बात करता हूँ, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, पीछे की तरफ। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
हम ये देखेंगे कि यहाँ पर दो पेयर जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे? लिखिएगा, सिंस E does not depend on Y and Z, since electric field E does not depend on Y and Z, does not depend on Y and Z, the contributions from the phases from the phases normal to Y and Z axis cancel out in pairs. Y and Z axis cancel out in pairs. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पर ही डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है। ठीक है, उसका जो प्रोपगेशन है, उसकी जो ट्रेवलिंग है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो हम सिर्फ एक्स एक्सिस वाले ही लेंगे कंपोनेंट, बाकी सारे कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला लिया जाएगा, ये वाले खत्म और ये वाले भी खत्म। समझ गए कि नहीं? ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखो, जब मैं यहाँ पर ABFE है, ABFE और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय ds वेक्टर। ठीक है, अब ये ds क्या है? ds है सरफेस एरिया, ds सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया किसका लिया जाएगा? इस वाले फेस का, ABFE का। तो आप ये देखिएगा ABFE, जब इसका एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? dx इंटू dy। फ्रंट फेस क्या है? रेक्टेंगल ही तो है, y की कुछ वैल्यू है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर मूव कर रहा है, तो जो थोड़ा सा भी वो मूव कर रहा है ना, इतने एलिमेंट में जो वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब dx में तो चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है, मतलब dx की तो वैल्यू है, लेकिन dy में कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? आप कहेंगे नहीं जी वाइब्रेट तो हो रहा है। जितना वाइब्रेट ऊपर हो रहा है उतना ही वाइब्रेट नीचे हो रहा है वाई एक्सिस में। समझ गए? तो इसका मतलब dy की वैल्यू 0। तो अगर मैं ABFE फेस के लिए एरिया यानी कि ds निकालूंगा तो dx इंटू dy। जब ये dy 0 है तो वो इसको पूरे को इसको 0 बना देगा। सिमिलरली DCGH इसमें भी आप ये देखें, ये फ्रंट है तो बैक का एरिया भी तो सेम होगा, dx इंटू dy, उसमें भी dy 0 है, वो भी खत्म। अब अगर मान लो इसकी बात करते हैं ds की, FBCG, तो देखो FBCG टॉप वाला, तो ये क्या है? ये dx है, और ये क्या है? ये dz है। तो भाई z भी 0 है। ठीक है, z में तो वाइब्रेशन भी नहीं हो रहा, y में तो चलो वाइब्रेशन हो रहा था, z में तो वाइब्रेशन भी नहीं हो रहा, तो ये भी 0, ये भी 0। तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सिर्फ इसका रहेगा। अच्छा, ये जो मैंने पूरा लिखा, इट इज इक्वल टू 0, भाई क्लोज लूप इंटीग्रल को ही मैंने एक्सपैंड करके लिखा है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। समझ गए? तो इसका मतलब हमारा ये भी 0, ये भी 0, तो केवल और केवल ये बचेगा। इट इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन E vector dot ds vector ABCD plus integration E vector dot ds vector EFGH is equal to 0। इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। टाइम है अभी? ये बताइए। ठीक है, रहने दो, यहां तक सभी को क्लियर है इतना? ठीक, इसके आगे अगली क्लास में कराऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। थैंक यू। चलिए जी, ओके।